माँ का इतना कहना था कि रूपाली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वो अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन रूपाली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वो बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी रूपाली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, रूपाली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वो अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी रूपाली का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी रूपाली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी एक बार रूपाली से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। रूपाली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक रूपाली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं, बावजूद इसके कि सारांश रूपाली से छोटा था। परंतु कनक के आने के पश्चात जब रूपाली अपने मायके पहुंची, तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में ये परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख रूपाली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है, ये बात रूपाली की समझ से परे था। रूपाली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ रूपाली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे रूपाली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वह भी वे पर्दे जिन्हें रूपाली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में रूपाली ने अपनी माँ से बात की, तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों रूपाली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी रूपाली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि रूपाली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं। ये सुन रूपाली को थोड़ा अच्छा लगा और वो तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ रूपाली ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी रूपाली की माँ बोली, रूपाली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वो अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि रूपाली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन रूपाली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वो बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी रूपाली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब रूपाली मार्केट से घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी नंद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देख रूपाली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार रूपाली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी रूपाली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, ये सब रूपाली को परेशान करता, क्योंकि मधु के ऐसा करने से रूपाली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और रूपाली के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख रूपाली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही रूपाली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा अब किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि रूपाली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। रूपाली गुस्से से अपने कमरे में आई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही रूपाली नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फोन पर सारा वृतांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक रूपाली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है।
तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से ये सब सुन रूपाली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वो अब दूर हो चुकी थी। रूपाली ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। रूपाली को इस बात का भी एहसास हो गया कि नंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंद्वियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। रूपाली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हुए थे। वो खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही नंद मधु के संग भी वो अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई।